हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष द्विवेदी, आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए टेक्निकल में जो भी मुझसे हेल्प हो सकती है मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं, चाहे आप यूपी आरबीएनएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे हो। ठीक है बच्चों, इसी क्रम में हम लोगों ने 8 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। टोटल 8 चैप्टर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल के डिस्कस किए हैं। आज हम लोग 9 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा ट्रांसफार्मर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9। ट्रांसफार्मर की अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो इसको हिंदी में बोलते हैं परिणामित्र। जो परिणामित्र होता है ये हमारा किस काम आता है, कैसे काम करता है, आज उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों किसी भी सर्किट में अगर लगा होता है तो वो वोल्टेज को मान को परिवर्तित करने के लिए लगा होता है, धारा के मान को परिवर्तित करने के लिए लगा होता है। ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। इसकी बनावट के बारे में बात करेंगे, इसको कौन कौन सी ऐसी युक्तियाँ हैं जिससे हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति होती है जो वोल्टेज के लेवल को बढ़ाती और घटाती है। वोल्टेज को बढ़ा सकती है, वोल्टेज को घटा सकती है। यह केवल एसी पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता है। जो ट्रांसफार्मर है वो फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, आप सभी को पता है। यह जो एसी का आवृत्ति होता है, एसी की आवृत्ति को ये नहीं बदलता है। एसी की 50 हर्ट आवृत्ति होती है, तो इसमें 50 हर्ट ही हम देते हैं और 50 हर्ट ही हमें मिलता है। अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं दोस्तों तो ये इसकी जो कुंडली होती है वो जल जाती है। और दोस्तों जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसकी दक्षता की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर अगर आदर्श है तो उसकी दक्षता 100% होती है। और एक अच्छे ट्रांसफार्मर की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसकी दक्षता 90 से 95 से लेकर 99% तक होती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है उसको हम केवीए में डिनोट करते हैं, केवीए से प्रदर्शित करते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों। जो केवीए होता है वो शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर इनटू जो करंट और वोल्टेज की वैल्यू होती है उस पर डिपेंड होता है। शक्ति गुणांक जो शक्ति जिसको हम कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की बनावट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके मेनली दो पार्ट होते हैं, एक कोर होता है, दूसरा वाइंडिंग होती है। कोर जो होता है ट्रांसफार्मर का कोर चुंबकीय जो परिपथ होता है उससे मिल बना होता है। इसमें हम लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं जिससे भंवरतारा हानियाँ और शिथिल हानियाँ जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। इसमें जो लेमिनेशन की मोटाई होती है वो 0.25 से लेके 0.5 मिलीमीटर तक कम से कम हम लोग रखते हैं दोस्तों। प्राथमिक कुंडली की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो प्राथमिक कुंडली एक ऐसी कुंडली होती है जो तांबे से बनी होती है और जिसमें हम विद्युत सप्लाई जोड़ते हैं। द्वितीय कुंडली क्या होती है, जो लोड से भार से जुड़ा होता है और ये भी तांबे की बनी होती है और इसमें हम लोड लगाते हैं, इसके थ्रू हम लोग आउटपुट लेते हैं। इसका मतलब जहाँ पे हम इनपुट देते हैं वो हमारा प्राइमरी कुंडली, प्राथमिक कुंडली कहलाता है, और जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है वो हमारी द्वितीय कुंडली कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो अगला हमारा होता है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर टैंक होता है, यह एक छोटा सा टैंक होता है जो तेल के ऊपर लगा होता है, जो ऑयल टैंक के ऊपर लगा होता है दोस्तों। इसमें लगभग आधे स्तर तक तेल भरा होता है। कंजर्वेटर टैंक से हम लोग ये देखते हैं कि हमारा तेल कम तो नहीं हो गया, तेल के लेवल को देखते हैं। मुख्य टैंक में तेल का स्तर बनाए रखने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और इसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसफार्मर में ब्रीदिंग होती है। ट्रांसफार्मर का तेल जब गर्म हो जाता है तो इसमें फैल जाता है, और जब ट्रांसफार्मर का तेल ठंडा हो जाता है तो इसके थ्रू ट्रांसफार्मर टैंक में चला जाता है। इजीली हम लोग इसको एक्सपेंशन टैंक भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वाइंडिंग में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक परिवर्तन होता है। इसीलिए इसके तेल को फैलने के लिए हम कंजर्वेटर टैंक का प्रयोग करते हैं। बुकोज रिले की दोस्तों बात करते हैं, ये हमारी गैस एक्चुएटेड रिले होती है, ये गैस पे काम करती है, यांत्रिक रिले होती है। ये हम तब लगाते हैं जब ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। तो ट्रांसफार्मर में अगर ये रिले नहीं लगी होगी तो ट्रांसफार्मर फूक जाता है। ये बेसिकली ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष को दूर करती है। इसमें अगर ट्रांसफार्मर के अंदर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, वाइंडिंग फूकने की कगार पे आ जाती है, तो ये बुकोज रिले क्या होती है, ये एक अलार्म सिग्नल जनरेट करती है और उसके बाद अगर हम नहीं करते हैं तो ये ट्रिप सिग्नल जनरेट करके ट्रांसफार्मर को अलग कर देती है। इसीलिए हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है वो बच जाता है। मुख्य टैंक की अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं, मुख्य टैंक में हमारी जो कुंडली होती है वो मुख्य टैंक में
मुख्य टैंक तेल से भरा होता है और उसी में ही हमारी कुंडली दोनों डूबी होती हैं। इसके बाद जो हम देखते हैं तो ब्रीदर लगा होता है। ब्रीदर हमारा मुख्य टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है। ब्रीदर ये ट्रांसफार्मर में जब तेल फैलता और सिकुड़ता है तब नमी को अवशोषित करने के लिए ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरा होता है, जिसको हम CaCl2 बोलते हैं। इसका कलर खराब हो जाता है। इसका कलर शुरू में नीला होता है, बाद में गुलाबी हो जाता है। इसका मतलब हमारा सिलिका जेल खराब हो गया है। इससे जो ट्रांसफार्मर में नमी जाती है उसको रोका जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग नीला होता है, लेकिन जो हमारा नमी होता है, नमी को सोखने के बाद ये बैगनी हो जाता है और फिर गुलाबी हो जाता है। गुलाबी यह प्रदर्शित करता है कि नमी की सोखने की क्षमता समाप्त हो गई है, अर्थात सिलिका जेल खराब हो गया है। फिर हम लोग इसको परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर एक्सप्लोजन वेंट लगा होता है। अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर की बनावट तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बुशिंग लगा होता है और जो आपका रेडिएटर्स लगे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम है आप देख रहे हैं, एक्चुअल डायग्राम जो आप देखते हैं उसमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है। जो हमारी बुशिंग लगी होती है ट्रांसफार्मर में होने वाली क्षति के कारण उत्पन्न ऊष्मा को कम करता है। अच्छे ट्रांसफार्मर में तेल के निम्नलिखित गुण होते हैं। जो हमारा तेल हम भरते हैं उसमें एक अचालक होना चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु होना चाहिए, निम्न श्यानता एवं कम नमी सोखने वाला होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी हमारे एक अच्छे तेल में होती है। अगर दोस्तों हम लोग बुशिंग की बात करते हैं तो चीनी मिट्टी का ऊपर बना होता है, आप देखते हैं टर्मिनल को हम इसी बुशिंग से जोड़ते हैं और ये इंसुलेटर लगा होता है जिससे बॉडी में करंट ना आए। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास लो वाइंडिंग वोल्टेज होता है और एक तरफ हाई वाइंडिंग वोल्टेज होता है, तो जिसको हम LV और HV बोलते हैं। ट्रांसफार्मर के प्रकार की बात करते हैं दोस्तों तो हमारा ट्रांसफार्मर में जो फेरों की संख्या होती है उसके अनुसार जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो प्रकार का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक ऐसा होता है जो वोल्टेज को बढ़ाता है और एक दूसरा होता है जो वोल्टेज के मान को कम करता है। एक को हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं, दूसरे को अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलता है, अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आपको कम मिलता है। इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है वो 1 से कम होता है अपचाई में और ऊंचाई में 1 से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इसमें जो कोर होता है वो दो तरीके का होता है, शेल टाइप और कोर टाइप होता है। जो शेल टाइप होता है दोस्तों उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग हम लोग अलग अलग दिखाई देते हैं, और जो कोर टाइप होता है दोस्तों इसमें आप लोग देखेंगे तो प्राइमरी के ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग या लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो कोर है वो शेल टाइप और कोर टाइप, और तीसरा दोस्तों होता है बैरी टाइप। बैरी टाइप का मतलब क्या हो गया, आप देखिए बैरी टाइप का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें फ्लक्स लीकेज न्यूनतम होता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की अधिक दक्षता होती है। इस तरीके से हमारा जो ट्रांसफार्मर कोर होता है वो 3 प्रकार का होता है। अगर हम फेज की बात करते हैं दोस्तों तो हमारे पास सिंगल फेज और 3 फेज दो तरीके का ट्रांसफार्मर होता है। सिंगल फेज में 220 या 250 वोल्ट तक काम करता है, और अगर हम 3 फेज की बात करते हैं तो 440 वोल्ट या इससे अधिक वोल्टेज पर हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम आउटपुट के हिसाब से बात करते हैं तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों, एक ही कुंडली को हम प्राइमरी की तरह और एक ही कुंडली को हम द्वितीयक की तरह यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हमारे लेबोरेटरी और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स में हम ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। इसमें स्टेबलाइजर और रेगुलेटर इन सब की तरह AC बूस्टर्स और ऑटोमोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर में बेसिकली एक वाइंडिंग होती है। इसमें जो बीच में पॉइंट होता है ये कॉमन पॉइंट होता है, इसको हम ऊपर नीचे करके फेरों की संख्या को परिवर्तित करते हैं, जिससे इसका जो वोल्टेज होता है वो परिवर्तित हो जाता है। आगे दोस्तों अगर हम ट्रांसफार्मर की हानियाँ की बात करते हैं तो लौ हानियाँ होती हैं। ट्रांसफार्मर के कोर में लौ हानियाँ होती हैं जो दो प्रकार की होती हैं, एडी करंट या भंवर धारा हानियाँ, और दूसरी क्षैतिज हानियाँ या हिस्टैरिसीस हानियाँ होती हैं। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। जो भंवर धारा हानियाँ होती हैं दोस्तों, अगर कोर में करंट बहने लगती है, लीकेज करंट बहने लगती है, उसको भंवर धारा हानि बोलते हैं। और जो हमारा क्षैतिज हानियाँ होती हैं, अगर हम किसी चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबकित और विचुंबकित करते हैं उसमें जो हानियाँ होती हैं उसको हम क्षैतिज हानियाँ बोलते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमारी जो लौ हानियाँ हैं वो दो प्रकार की होती हैं। अगर हम ताम्र हानियों की बात करते हैं
तो प्राइमरी बाइंडिंग जो हमारी बनी है वो भी तांबे की बनी है, तो यहाँ पे जो हानियाँ होगी इसको ताम्र हानियाँ प्राइमरी कुंडली में और सेकेंडरी कुंडली में दोनों में होती हैं, और इसको हम I2R या ओमिक हानियाँ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है ट्रांसफार्मर को हम समांतर में जो लगाते हैं तो उसका क्या होना चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, समान फेज क्रम होना चाहिए, समान वोल्टेज होना चाहिए, समान ध्रुवता होनी चाहिए और समान प्रति इकाई इम्पीडेंस होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस होती हैं तो हम दो ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़ सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों कि अगर लोड का मान ज़्यादा होता है तो हम दो ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं तो लोड शेयर हो जाता है। दूसरा, अगर एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो दूसरा जो परिपथ होता है वो पूर्व की भांति कार्य करता रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, दो ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में लगाते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो आउटपुट अपॉन इनपुट जो होता है ये दक्षता कहलाता है। या हम हानियों के टर्म की बात करते हैं तो हानियों में हमारा किलोवाट और किलोवाट प्लस दोनों हानियाँ, ताम्र हानियाँ और लौह हानियाँ इंटू 100 करते हैं क्योंकि दक्षता को हम लोग दोस्तों परसेंटेज में निकालते हैं, इसीलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं ईएमएफ इक्वेशन की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर की जो ईएमएफ इक्वेशन होती है वो 4.44 N/m इसके बराबर होता है, जहाँ पे n क्या है फेरों की संख्या, f क्या है आवृत्ति और फाई क्या है फ्लक्स का अधिकतम मान। इस तरीके से ये हमारा विद्युत वाहक बल समीकरण किसी ट्रांसफार्मर का कहलाता है। इससे हम लोग किसी ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज कितना मिलता है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वेरिएक बेसिकली हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। वेरिएक में क्या होता है, इसमें टेपिंग लगी होती है, ट्रांसफार्मर की टेपिंग होती है 50% पे, 25% पे, 75% पे और 100% पे होती है। तो हम जिस भी टर्मिनल को लेते हैं उस पर फेरों की संख्या के अनुसार जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमें मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे कि ट्रांसफार्मर हेतु अच्छे विद्युत रोधी तेल का न्यूनतम जो बिंदु होता है, न्यूनतम टेम्परेचर होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऑटो ट्रांसफार्मर में ताम्र की बचत के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और किसी ट्रांसफार्मर में संधारित्र लोड के वोल्टेज नियंत्रण में ऋणात्मक हम लोग रखते हैं। और उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई जो आवृत्ति का ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम फेराइट कोर का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है। वास्तव में ट्रांसफार्मर एक बूस्टर की तरह कार्य करता है। बूस्टर का मतलब दोस्तों होता है जो वोल्टेज को बढ़ाता और कम करता है। यदि किसी ट्रांसफार्मर की आवृत्ति अधिक हो तो उसका साइज जो होता है छोटा हो जाता है। दोस्तों हमें पता है कि अगर हम आवृत्ति को कम ज़्यादा कर दें तो उसका जो साइज होता है वो कम ज़्यादा हो जाता है। ये किसी भी विद्युत युक्ति में होता है। अगर हम आवृत्ति को कम करेंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा, अगर आवृत्ति हम बढ़ाएंगे तो उसका साइज कम हो जाता है। यदि दो ट्रांसफार्मर समांतर में लगे हैं तो प्रति इकाई प्रतिबाधा के आधार पर लोड का विभाजन शेयरिंग हो जाता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो हमारी होती है वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर को में हम लोग व्यक्त करते हैं। स्टील लेमिनेशन का प्रयोग दोस्तों सिलिकॉन अंश नियंत्रण करने के लिए, मतलब जो हमारा भौतिक धारा हानियाँ होती हैं उसको कम करने के लिए हम लोग लेमिनेट करते हैं। और दूसरा हिस्टैरिसीस हानियों को हम लोग कम करने के लिए क्या करते हैं, एक अच्छा चुंबकीय पदार्थ प्रयोग करके क्षैतिज हानियों को कम कर सकते हैं। और लेमिनेशन को अच्छा करके हम भंवर धारा हानियों को कम कर सकते हैं। किसी ऑटोमोबाइल का इंसुलेशन कॉयल स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों ये हमारा ट्रांसफार्मर का टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग करिए। 8 से 10 क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में आते हैं और ये क्वेश्चंस जो दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको आप लोग एक बार पढ़ के ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर इनमें कहीं भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आज ये टॉपिक आप क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन यूपीपीसीएल में 100% आप कर लेंगे। इसके बाद इसकी आंसर की मैंने दे रखी है, पहले आप क्वेश्चन को ट्राई करिए। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको डिस्कशन में आप डाल सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और दूसरी आप सभी से ये गुजारिश है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आसान से आसान तरीके से टफ टॉपिक को हम आपके सामने ला सकें और आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।